हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 65। रोजी, अजीत, आलोक और रंजीत के पिता मेजर आईसीयू वार्ड के बाहर वेटिंग हॉल में बैठ जाते हैं। रोजी लगातार रोई जा रही थी। रंजीत के पिता उसे ढांढस बंधाते हुए चुप रहने को कहते रहते हैं। रोजी रोते हुए अपने पिता और परिवार के हाथ से एक कहानी बताते हुए कहती है, आज मेरे पापा रंजीत को बचाने के पीछे मेरे भाई क्लार्क का हाथ है। उस हादसे के कारण आज तक मेरे पापा सदमे में थे। तभी सीनियर स्टाफ नर्स मिसेस जेनिफर घर की ड्रेस में आईसीयू के वेटिंग हॉल में आ जाती है। उसे एक नर्स ने माइकल के अटैक की खबर बताई थी। सुनकर घर से आ जाती है। उसकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी है। जेनिफर रोजी को बताती कि मैंने रात को माइकल से मिलकर रंजीत और क्लार्क की सच्चाई बताई थी और रंजीत के पिता के जहां आने की खबर भी बताई थी, जिसे सुनकर वो खूब रोए थे। जेनिफर बोलती है कि पता नहीं कल माइकल किस मूड में था। इतने दिन जब मैं बोलती थी तो विश्वास नहीं करते थे, पर कल मेरी हर बात से सहमत होते जा रहे थे। इधर रंजीत के पास यामिनी और वनिता बैठे रहते हैं। उन्हें भी माइकल की चिंता हो रही थी। रंजीत दुखी मन से यामिनी और वनिता को माइकल की कहानी बताता है, जिससे सुनकर दोनों को माइकल की महानता के बारे में पता चलता है। उन्हें भी अब उससे सहानुभूति होने लगती है। रंजीत कहता है, अगर उस दिन अंकल ना होते तो शायद मैं आज तुम्हारे बीच बात करता हुआ दिखाई नहीं देता। तुम लोग मुझे अहमदाबाद में खोजते रहते और यहाँ भरूच में एक लावारिस लाश की तरह पुलिस के हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो चुका होता। 1 घंटे बाद रंजीत के कमरे में उसका पापा आते हैं और खबर देते हैं कि माइकल अब नहीं रहे। बस इतना सुनना था कि रंजीत रो पड़ता है। वह अपने पापा को माइकल के पास ले जाने के लिए सपोर्ट मांगता है। वह माइकल को देखना चाहता है। रंजीत के पुत्र बिस्तर से उतारकर उसके कंधों को सपोर्ट देते हुए आईसीयू तक ले जाते हैं। माइकल की बॉडी को आईसीयू से निकालकर बगल वाले कमरे में ला चुके थे, जहां रोजी अपने पिता के ऊपर झुककर रो रही थी और उसका पति रोजी के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ रो रहा था। रंजीत माइकल को देखकर खूब रोता है। रंजीत के पिता वनिता यामिनी भी रोने लगते हैं। डॉक्टर गढ़वी बताते हैं, रंजीत के चले जाने की खबर से उनके दिल को भारी सदमा पहुंचा था, जिसके कारण उन्हें मेजर अटैक आया। आईसीयू के बेड पर सुलाते समय उनकी जान निकल गई थी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। रंजीत रोते हुए कहता है, पापा अंकल ने मुझे नया जीवन दिया है। 3 महीने से ज़्यादा रोज़ मेरी सेवा करते थे। मुझे होश नहीं था। एक सगे बेटे जैसे मेरी साफ़ सफाई करते थे, मेरी गंदगी साफ़ करते थे। यह आपके बाद मेरे दूसरे पापा हैं। मैं इन्हें कभी भूल नहीं पाऊँगा। माइकल अंकल, रोजी दीदी ने मुझे इंसान की परिभाषा समझाई है। माइकल अंकल मुझे जीने की नई राह दिखाकर चले गए हैं। रोजी ने इंसान से प्यार करना सिखाया है। इंसान का कोई धर्म, जाति, लिंग नहीं होता, वह सिर्फ इंसान होता है। पापा, मैं लाख बुरा हूँ, पर अब मेरे आगे की ज़िंदगी सिर्फ माइकल को समर्पित है। मेरी आगे की ज़िंदगी का एक ही मकसद है, हर इंसान से प्यार। अब रंजीत नहीं रहेगा। आज से रंजीत का नया जन्म हुआ है। बहुत इमोशनल पल था। थोड़ी देर बाद क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी धीरे धीरे आने लगते हैं। कम्युनिटी के लोग माइकल के मृतक शरीर को रोजी के घर ले आते हैं। रंजीत के पापा हॉस्पिटल का बकाया ड्यूज को पता कर रंजीत के आगे के इलाज मुंबई में करवाने की परमिशन लेकर रंजीत की पूरी केस हिस्ट्री मांगकर रोजी के घर माइकल का अंतिम दर्शन करने के लिए सभी के साथ कार बुक कराकर आ जाते हैं। 4 बजे के आसपास माइकल की बॉडी को उठाकर ताबूत में रख देते हैं। चर्च से पादरी आए हुए थे। क्रिश्चियन रिवाज के अनुसार माइकल का अंतिम क्रियाक्रम करते हैं। थोड़ी देर बाद ताबूत को ट्रक में चढ़ाकर सभी लोग ईसाई कब्रिस्तान आ जाते हैं, जहाँ पहले से गड्ढा खोद कर रखे हुए थे। ट्रक से ताबूत उतारकर फिर से लोगों का अंतिम दर्शन के लिए खोलते हैं। माइकल का चेहरा देख सभी लोग उस पर फूल चढ़ाकर प्रेयर करते हैं। रंजीत के पापा रास्तों से फूलों की बड़ी माला खरीद कर लाए हुए थे। उसे सभी मिलकर चढ़ाते हैं और हाथ जोड़ते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर बाद ताबूत को पैक करके रस्सियों की सहायता से कब्र में उतार देते हैं। पादरी ईसाई धर्म की मूर्ति संबंधित पाठ बाइबल से पढ़कर सभी को सुनाते हैं। इसके बाद रोजी, उसका पति, उसके बच्चे और रंजीत सब मिलकर मिट्टी देते हैं। उसके बाद बाकी लोग मिट्टी डालते हैं। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद सभी लोग रोजी के घर आ जाते हैं। रोजी के रिश्तेदार और जान पहचान वाले उनके लिए और बच्चों के लिए अपने अपने घर से खाना लाते हैं। खाने का मन किसी को नहीं हो रहा था, फिर भी सबके दबाव में थोड़ा थोड़ा करके सभी मिलकर रात का खाना खा लेते हैं। रंजीत के पापा रोजी को 5 लाख का चेक काट कर देते हुए कहते हैं, बेटा, आपके पिता और आपका कर्ज इन पैसों से उतार नहीं सकता। मुझे डॉक्टर रंजीत ने बताया था कि माइकल ने अपनी एफडी तुड़वा कर रंजीत का इलाज करवाया है। यह काम कोई महान इंसान ही कर सकता है, इसलिए मेरे इस पैसे को एहसान चुकाना मत समझना। मेरा प्यार एक पिता का प्यार समझकर रख लेना। रोजी गुस्से से कहती है,
पापा, आप अगर पैसे देकर उसे अपना प्यार बता रहे हैं तो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। अगर आप लोगों के दिल में मेरे प्रति यूनिवर्स प्यार है तो मेरे लिए वह काफ़ी है। रंजीत कहता है, पापा मैंने कहा ना रोजी पैसे नहीं लेगी, ये प्यार की भूखी है। इसका पूरा परिवार एक सदमे में चला गया। सिर्फ पापा बचे थे, वो भी आज चले गए। उसे अपने परिवार का प्यार चाहिए। रंजीत के पिता कहते हैं, रोजी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं हर चीज़ को पैसे तोलता हूँ, और तुमने आज मेरे इस विचार को बदल दिया। ठीक है बेटा, तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा ही हो। हमारे प्यार के बीच कभी पैसा नहीं आएगा। कल सुबह हम लोग मुंबई के लिए निकल रहे हैं। रंजीत को वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट करना है। इसी बीच तुम लोग अपने भाई क्लार्क यानी रंजीत को देखने ज़रूर आना। दूसरे दिन सुबह रंजीत के पापा, रंजीत और बाकी सभी लोग कार बुक करके भरूच से वडोदरा निकल जाते हैं। संध्या ने रंजीत के पिता के कहने पर वापसी के लिए टिकट बुक कर दिए थे। वडोदरा में 11 बजे मुंबई के लिए फ़्लाइट थी। रंजीत के लिए एयरपोर्ट में ले लेते हैं और स्क्रूटी चेक आदि करवा कर प्लेन तक चले जाते हैं। सीढ़ियों में चढ़ने में आलोक, अंजित और रंजीत के पिता हेल्प करते हैं। मुंबई में 2:30 बजे प्लेन लैंडिंग करता है। प्लेन से उतरते ही वनिता मुंबई एयरपोर्ट के बाहर फिर से उल्टियाँ करने लगती है। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज़ जिस्म का भाग 65। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।